हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन, एसी का क्वेश्चन। आज हम देखेंगे एसी सर्किट में जो एलिमेंट होते हैं, आरएलसी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। उस सर्किट में हम वन बाई वन एसी करंट सप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे उस सर्किट में क्या हलचल हो रहा है। और यहाँ से बहुत ही बेसिक बातें हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही आप आगे सर्किट पढ़ेंगे या मशीन पढ़ते होंगे तो उसमें लैगिंग लीडिंग का कुछ कंसेप्ट आता है। बोला जाता है कि लैगिंग सर्किट है, लीडिंग सर्किट है। ये लैगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है ना। आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे वेव फॉर्म को। वेव फॉर्म के थ्रू आप लोग ये भी देखे डिग्री मोड, रेडियन मोड वगैरह वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना है। वेव फॉर्म, वेव फॉर्म तीन मोड की हम बात करते हैं। थोड़ा सा कल का क्लास का जो है उसको हम रिवीजन करा रहे हैं। ओमेगा टी, इस एक्सिस पर हम वोल्टेज रख सकते हैं, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज या इंस्टैन्टेनियस करंट रख सकते हैं। क्लियर। यह जो वेव फॉर्म है रेडियन मोड में हम रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू π/2, पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3π/2 और यहाँ पे 2π, यहाँ पे 0। मतलब ये हो गया π/2 पे वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। π/2 रेडियन पे हमारा मैक्सिमम करंट दे रहा होगा या मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा होगा, जिसकी हम बात कर लें। इसलिए दोनों हम लिख दिए हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद पूछेगा कि जीरो किस वैल्यू पर हो रहा है, तो पाई रेडियन पे। ये हो गया रेडियन मोड। रेडियन मोड। निगेटिव में मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो 3π/2 पे। ये एक्सिस ओरिजिन से अबव जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से बिलो आएंगे निगेटिव कहलाएगा। क्लियर। रेडियन मोड हो गया। अब आइए डिग्री मोड। डिग्री मोड सिर्फ याद रखना है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इस चीज को समझ चुके हैं। ओमेगा टी वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है। डिग्री बोले हैं तो 90 डिग्री शो करेंगे, 180 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। मतलब ये हो गया इस 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है और 270 डिग्री पे भी मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में हो रहा है मैक्सिमम 90 डिग्री पे, और 270 डिग्री पे निगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है। यदि वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है पॉजिटिव में 90 डिग्री पे। करंट की बात किया जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो रहा है पॉजिटिव में 90 डिग्री पे। मैक्सिमम में निगेटिव की बात करेगा, है ना, कि निगेटिव मैक्सिमम या तो वोल्टेज या तो करंट, तो 270 डिग्री पे। ये रेडियन मोड में देख लीजिए, आपको बोलेगा कि निगेटिव में मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो 3π/2 रेडियन पे, है ना। एक आता है टाइमिंग मोड, एक आता है टाइमिंग मोड, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। टाइमिंग मोड में देखते हैं, ये तीनों ग्राफ आपको माइंड में रखना है ताकि फ्यूचर में टाइम मोड,
आसान होगा कैलकुलेशन इसीलिए दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा कर चुके हैं, आपको इस पे न्यूमेरिकल भी हम बनवा चुके हैं, ठीक है। ये वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है। हम देखो दो ग्राफ, मैंने दो फिगर बार बार नहीं बनाएंगे, दो वेव डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, उसमें वोल्टेज को भी शो कर देंगे, उसमें करंट को भी शो कर देंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता है यह सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए कि एक साइकिल पूरा करने में जो समय ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक टी लग रहा है, क्लियर। तो ये हाफ साइकिल जब पूरा करेगा तो T/2 हो जाएगा, नहीं, फिर इसके हाफ हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T/4 हो जाएगा, है ना। बातें समझ में आ रही है आपको। अब क्या करना है कि यहाँ पे आएगा वैल्यू तो क्या होगा, तो देखिए T/4 और T/2 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। T/2 और T/4 को तुम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2T + T, दैट मीन्स 3T/4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3T/4, और कंप्लीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, T। अब देखो 3T/4 में, है ना, T/4 ऐड कर दो, 3T + T, तो कितना हो जाएगा, 4T/4, 4 कैंसल, क्या आया, T आया। आया समझ में, तो कंप्लीट T आ गया। तो हम इस मोड में इसीलिए रखे हैं आपको, ये सबसे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको साइड में लिख लेना है, कि मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट किस टाइम पीरियड पर मिलेगा आपको, तो T/4 टाइमिंग पे, पॉजिटिव में मैक्सिमम। और निगेटिव में मैक्सिमम कब मिलेगा भाई, तो निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा हमको कितना, 3T/4 पे। और ये जो टाइम पीरियड होता है आपको बता चुके हैं कि यदि फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज रखते हो तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, है ना, 20 का 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 मिली सेकेंड पे पहला पॉजिटिव मिल रहा है। बता रहे समझ में आप? किस टाइम पीरियड पे जीरो हो जा रहा है, तो 10 मिली सेकेंड पे, T/2, टी का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो 10 मिली सेकेंड पर इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या इस अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इस अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू मैक्सिमम निगेटिव में कब हो रहा है, निगेटिव मैक्सिमम, तो वो कब हो जाएगा, 3T/4 पे, यानी कि 3T का वैल्यू कितना, 20 पुट कर कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 15 मिली सेकेंड। इस पर तो क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो ये तीन ग्राफ बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये रहा कि तीनों एक जगह समराइज कर लीजिए आप लोग माइंड में, कि रेडियन मोड में ऐसे होता है, डिग्री मोड में ऐसे होता है, ये डिग्री मोड का है ना, लड़के लोग बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो तीन को ग्राफ बना दिए आपके लिए, और तीनों को अलग अलग याद कर लीजिए, माइंड में समझ लीजिए कि ये भी हो सकता है। एक्चुअली क्या हम देख रहे हैं, तो साइन वेव देख रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यही वेव है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही चलता है। ऐसा चल रहा है तो हमारे मशीन के लिए, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत ही सुंदर बात है, अच्छी बात है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम है। तो जब आगे मशीन पढ़िएगा, पावर सिस्टम पढ़िएगा ना, तो हमारे पास क्या होता है ना, कि हार्मोनिक्स हो जाता है। हार्मोनिक्स का मतलब ऐसा समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, सुन रहे हैं मेरी बात, अगल बगल में कोई शोर शराबा होगा, तो जो मेरा वेव है ना, उस वेव को वो वेव क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो आपके पास दो वेव आ रहा है ना। यदि हम उच्च साउंड में बोल रहे हैं, है ना, हाई साउंड में बोल रहे हैं, तो मेरा वाला वेव आपको सुनाई दे रहा होगा, उसका थोड़ा कम, लेकिन वो उसका भी वेव हमारे वेव को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा ही होता है मशीन में, एक्चुअली ऐसा वेव जाता नहीं है, जिसके वजह से उसमें नॉइज, आवाज करेगा, गन 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 आवाज कर रहा है, मशीन चलाते होंगे तो देखते होंगे। इसका मतलब कि प्योर साइन वेव नहीं गया, प्योर साइन वेव उसमें डाल देंगे, नॉइज कम जाएगा, मशीन का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, हीट कम होगा, इफिशियंसी अधिक देगा, बहुत कुछ होता है। तो इंजीनियर्स लोग का सबसे डिफिकल्ट काम है, इंजीनियरिंग फील्ड में जब आइएगा, जहाँ डिजाइनिंग होता है, तो सबसे डिफिकल्ट काम है कि हमारा वेब शेप को बनाए रखना है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, इन तीनों फिगर को नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट की बात। अब हेडिंग लगाएंगे, यहाँ से आपका हेडिंग चलेगा मेनली, अब हम बात करेंगे सर्किट, किस सर्किट की, तो आपको मालूम है ये आपके पास सर्किट है, आर है, एल है,
हम बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे। एल क्या होता है, आर क्या होता है, ये क्या होता है, ये सी है। इस सर्किट में आप क्या कर दिए हो, सप्लाई दे दिए हो। कौन सा सप्लाई, तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई दे दिए हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखते हैं कि क्या होगा। क्लियर, एसी सप्लाई दिए हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। ये इसके अंदर में ही हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे शो करते हैं। जब आप बुक पढ़िएगा या फिर आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, अंदर में ही प्लस माइनस रहेगा। पहचान कैसे करेंगे कि एसी करंट दिया है, तो एक उड़ता हुआ पक्षी का सिंबल रहेगा, ऐसे पहचान करेंगे। ठीक है, कि एसी जा रहा, ये आर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस। यहाँ पर एल है इंडक्टेंस, यहाँ पर सी है कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई दिए हैं वो क्या दिए हैं, तो ये सप्लाई हम लोग एसी दे रहे हैं। V इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं, तो वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज हमने सप्लाई दिया। सर्किट पूरा क्लोज है तो इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। करंट क्या होगा, तो वो भी एसी नेचर का हो, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, करंट तो इसमें आएगा, ये तय है। अब ध्यान से देखना, आर क्या करता है भाई, तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, सीधा सीधे सब यही जानता है कि करंट के प्रवाह को क्या करता है, ये रोकता है। एल क्या करता है भैया, सी क्या करता है, तो एल जो है ना ये भी करंट को अपोज करता है। कैसे करंट को, तो चेंज इन करंट को। देखो ये जो यहाँ पर आ रहा है, सपोज मान लें कि करंट का वेव है, तो क्या करेगा, हर टाइम पे ये चेंज हो रहा है, तो इसको अपोज करता है ये। एल क्या करता है, सीधा समझ लें। इंडक्टेंस क्या करता है, तो इंडक्टेंस चेंज इन करंट को अपोज करता है। एक लाइन में सीखिए, फालतू अभी विशेष जानकारी नहीं लेना है, आपको सर्किट समझना है, आपको इंडक्टिव सर्किट और इसके थ्रू करंट का जो कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है, पावर का जो कॉन्सेप्ट है इस सर्किट में, उसको सीखना है ताकि हमारे मशीन आसान हो। और तो हम आसान मतलब कि हम डायरेक्ट मशीन पढ़ा सकते थे आपको, लेकिन हमको पता है कि वो पढ़ाएंगे तो खुद मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, क्योंकि हमें ये लगा कि जिस व्यक्ति को हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, वह स्टूडेंट इसके पीछे का कहानी, इसके पीछे का इतिहास वो जान रहा है कि नहीं, है ना। इसके पीछे का, इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यदि वो उसको मालूम हो तो फिर आगे उसको कुछ भी बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास होगा कि सबसे पहले जो छोटा छोटा टर्म है मशीन को समझने के लिए वो जानना अति आवश्यक है। बहुत चालाकी से क्या किया है, ये पावर होल्डिंग का जो सिलेबस दिया सीधा लिख दिया फाइनल ईयर का सब्जेक्ट हम पूछ रहे हैं। तो फाइनल ईयर में भैया, तो आप तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा तब तो फाइनल ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आएगा। तो फर्स्ट ईयर में ये सारी बातें थी, है ना, तो इसको सीखेंगे तभी हम उसको सीख पाएंगे, ऐसा होता है। तो एल क्या करता है, तो चेंज इन करंट को वो अपोज करता है, बात समझ में आ रही है। और सी क्या करता है, कैपेसिटर, तो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो ध्यान देखिए, देखना है, समय के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसको ये अपोज करने के लिए बैठा हुआ है, और इसको इसको मतलब ये एल जो बैठा हुआ वो करंट को अपोज करने के लिए बैठा हुआ। और ये तो मस्त मौला ही है, बोलेगा तुम दोनों रहे तो भी मैं रहूंगा, तुम दोनों नहीं भी रहोगे तो भी मैं रहूंगा। वो आर जो है सदाबहार है। इसीलिए एसी सर्किट और डीसी सर्किट में डिफरेंट होता है ना। तो अभी हम देखेंगे कि डीसी सप्लाई देते हैं तो ये दोनों गौन कैसे हो जाता है ना। सिर्फ क्या बचता है आपको, ये बचता है, बता रहे समझे। तो इस फिगर को भी नोट करेंगे, और जितनी बात मैं बताया हूँ उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं लिखा पाएंगे अभी, टाइमिंग कम है ना। तो हम जब बोलते हैं तो आप क्या करिएगा, उसको वीडियो पॉज करिएगा और उसको छोटा छोटा नोट्स टाइप में अपने भाषा में, तहाँ वहाँ से आप समझ पाए, है ना, अपने लैंग्वेज में समझ पाए, छोटा सा कॉर्नर में लिख लेना है। और ये लेक्चर को ऐसे नहीं देखना, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, और तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी इसका आप बेनिफिट उठा पाइएगा। अदरवाइज नीरस लगेगा ये पेपर, डिफिकल्ट लगेगा। क्लियर, नोट करिए इसको। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से, यहाँ पर तो हम तीनों सर्किट दिखा दिए, अब हम वन बाय वन लेंगे। मतलब इस एलिमेंट का चर्चा करेंगे, इस एलिमेंट में सिर्फ एसी सप्लाई करेंगे तो सर्किट में क्या हलचल हो रहा, सर्किट का वोल्टेज क्या हो रहा, सर्किट का करंट क्या हो रहा, सर्किट का पावर क्या हो रहा, सर्किट का बिहेवियर कैसा है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। फिर एल को हम लेंगे कि तुम स्पेशल लाओ, उसके बाद हम इसमें सप्लाई देंगे एसी, तब देखेंगे कि
जब एसी सप्लाई दिए हैं तो करंट का बिहेवियर कैसा है, वोल्टेज क्या हो गया, पावर क्या हो गया, सारे के बीच में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं वन बाई वन करके। फिर एक मर्तबा क्या करेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे, फिर इसको इसके साथ रखेंगे, है ना, और एक बार क्या करेंगे, तीनों को एक साथ रख देंगे। बातें समझ में आ रहा है? तो ये हमको देखना है क्या नेचर है सर्किट का, क्या बिहेवियर है सर्किट का, सप्लाई देने के बाद क्या बिहेव कर रहा है, ये सारा एलिमेंट क्लियर। अब एक बात यहाँ पर ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि ये सिंबल ऐसा क्यों दे दिए सर, ये सिंबल ऐसा क्यों तो ये होता है, आप लोग कुछ पढ़ के भी आए होंगे या कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। इंडक्टर का फॉर्मेशन कैसा होता था, एक मार्केट से वायर लाइए और किसी भी इंसुलेटिंग मान लें चलिए पेन है, इस पेन पर ही हम वायर को ऐसे 50 लपेटा लपेट दिए, 50 टर्न, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, तो वो देखिएगा स्प्रिंग की तरह से झूल जाएगा, लटक जाएगा, इस फॉर्मेशन में हो जाएगा ऐसे, हो गया। इंडक्टर इसी को बोलते हैं, इंडक्टर जो छू के महसूस कर सकते हैं, छुएंगे उसको, देखेंगे, पैकेट में रख लेंगे इंडक्टर। कैसे निर्माण होगा, तो कोई वायर लाइए, है ना, उसको स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे कब होता है, जब वायरिंग करते हैं हम लोग, बाइंडिंग करते हैं मशीन में, तो बाइंडिंग आपको पढ़ना है, आपको तो सिलेबस दिया, डीसी मशीन बाइंडिंग दिया, एसी मशीन बाइंडिंग दिया, है ना। इसी में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है सपोज, इस पर बाइंडिंग करके इसको हटा देंगे तो बोलेंगे एयर कोर बाइंडिंग, मतलब आपका बीच में क्या है, जैसे आप निकाल दिए तो क्या गया, एयर घुस गया इसमें, या एयर में है, ये किसी के सहारे नहीं है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, एयर कोर इंडक्टर। अब मान के चलिए कि ये आयरन है यानी लोहा का है, और इस पर इस तरह से आप लपेटा कर दिए और छोड़ दिए, तो बोलेंगे आयरन कोर इंडक्टर, उसका नाम पड़ जाता है, तो वो किसके साथ है, उसी का नाम उस पे इंक्लूड होता है। आया समझ में, तो जो जिसके साथ रहेगा उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को वो अडॉप्ट करता है, उसी के कारण उसका नाम दे दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एयर कोर इंडक्टर हुआ, आयरन पर रहेगा तो आयरन कोर इंडक्टर, तो सब कुछ आएगा, ये सारा टर्म आएगा, तो ये हो गया इंडक्टर कैसे फॉर्मेशन हुआ जो, है ना। और एक और आपके पास लिखा हुआ है कैपेसिटर, थोड़ा उसका भी हम डिस्कशन कर दें। ये है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप जानते हैं कि दो मेटल होते हैं, इन दोनों मेटल के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है और फिर यहाँ से सप्लाई दिया जाता है, तो वहाँ पर कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है, ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, 10th में तो ये सब नहीं पढ़ने का है, 12th में है पढ़ने का, है ना। तो बहुत सारे बच्चे 12th के बाद आईटीआई करते हैं तो वो जान गए होंगे, और नहीं तो फिर जो आईटीआई में सिलेबस पूरा पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं कि आईटीआई का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये सब पेपर थोड़ा नीरस लगता है, भास्ट लगता है, समझ में नहीं आता, छोड़ छाड़ के वो आगे बढ़ जाता है। कब से ये पेपर इंपॉर्टेंट होने लगा, तो जब से ये सब सब्जेक्ट पूछने लगा। पहले क्या होता है कि आईटीआई लोग इसीलिए करते हैं कि रेलवे में हम ड्राइवर का पोस्ट भरेंगे, एएलपी सीधा, आईटीआई का मतलब एएलपी रेलवे। उसमें क्या होता था पहले एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ 18 के एग्जाम के पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें क्या होता था कि एएलपी में बस 100 क्वेश्चन पूछता था, उसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग इसका भी क्वेश्चन रहता था, है ना, ट्रेड से बहुत कम रहता था, मिला जुला के 100 क्वेश्चन आया, लड़का लोग एग्जाम दिया, तो नॉन टेक्निकल पार्ट बना करके ही वो पास कर जाते थे, और इस पेपर को भी बहुत सारे रट करके पास कर जाते थे। 100 क्वेश्चन का है, 70-80 क्वेश्चन बनाया, निकल गया। लेकिन ये पिछले बार से क्या किया कि दो पेपर लेने लगा, एक CBT 1 एक CBT 2। CBT 1 बोल दिया कि भैया आप जीके जीएस ये सब पढ़िए, रीजनिंग मैथ क्वालिफाई हुई है तो CBT 2 में आइएगा, तो सब CBT 2 आया, तो उसमें ये टेक्निकल पेपर जोड़ दिया और बोला कि इसमें पास करिएगा, इसका मेरिट बनाएंगे हम, आईटीआई का ट्रेड थ्योरी का, है ना। तब लोग इसको पढ़ने लगा, तब उसमें बेचैनी आ गया, अन्य तो इसको कोई नहीं पढ़ता था। उसके बाद से अब लोगों में जानकारी हुआ, जिज्ञासा आया, उसके बाद उनको नॉलेज आया कि सिर्फ रेलवे ही नहीं, जितना भी स्टेट का पावर सेक्टर है, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बंगाल लीजिए, राजस्थान लीजिए, है ना, दिल्ली लीजिए, हरियाणा पंजाब, जितना भी है, सभी जगह अपना अपना पावर सेक्टर है ना, बिजली विभाग जिसको बोल सकते हैं, बिजली विभाग बोलने से जल्दी आप लोग समझ जाते हैं। और हर जगह अलग अलग कंपनी का नाम अलग अलग बना दिया गया है, यहाँ पावर होल्डिंग बोलता है, यूपी में बोलता है यूपीपीसीएल बोला जाता है ना, तो हर जगह अलग अलग है। तो सभी जगह इलेक्ट्रिशियन से जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं उनके लिए जॉब
बहुत बेहतरीन होता है, टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, हर जगह निकलता है। तो वहाँ फिर क्या किया गया कि वहाँ फिर ये सब पूछने लगा, तब वो बच्चे जो कॉन्शस बच्चे स्टार्टिंग से थे वो समय इजी वे में जॉब ले ले रहे थे। अब थोड़ा सा क्रेसिस हो गया है, जिसके वजह से अब सभी लोग का ध्यान, अब कुछ निकलता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज हुआ, ज़्यादा जानकारी हुआ, तो लगता है कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में भी मेरे लिए नौकरी है। और यही ही नहीं, इसके बाद जितना भी PSU सेक्टर है वहाँ भी इसका जॉब है। तो चलिए बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, स्पेशल इसका कोई क्लास नहीं लेंगे कि हाँ कहाँ क्या है, बीच बीच में हम चर्चा करेंगे, आपको इसका नॉलेज हम देते रहेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका सी। क्लियर? चलिए, बहुत इंटरेस्टेड है तो इतना कुछ लिख लिए। तो अब आइए मेन हेडिंग लगाएंगे हम लोग, एसी थ्रू, एसी थ्रू, थ्रू एक सेकेंड, हम क्या बोले अभी, ये आर, आर के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। एसी सप्लाई प्योर रेसिस्टेंस, मतलब प्योर रेसिस्टेंस का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में ओनली 4R होगा और दूसरा कोई चीज नहीं होगा, है ना, ये सिर्फ होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हम एसी सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, तो प्योर रेसिस्टेंस में हम सप्लाई कर रहे हैं। तो सर्किट कैसा बनेगा, तो सर्किट देख लीजिए ऐसा होगा। ये आर है, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। इसमें क्या कर रहे हो आप, एसी सप्लाई कर रहे हो, एसी सप्लाई कर दिए। जब एसी सप्लाई किए हो, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, देखो ये जो ग्राउंड होता है ना, नीचे का हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, तो निगेटिव होता है हमेशा, ग्राउंड का हम लोग हमेशा निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो सप्लाई क्या दे रहे हैं हम लोग, तो इसमें सप्लाई दे रहे हैं V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो ये सर्किट क्लोज है, तो सर्किट में करंट भी फ्लो करेगा I। करंट की वैल्यू क्या होगी, अब वो हम लोग देखेंगे, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, मान लिया जाए, मान लिया जाए, मान लिया जाए कि आप जो सर्किट में वोल्टेज दिए हो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज दिए हो, VM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है, लेकिन कैसे होता है हम सब कुछ वो बताएंगे। थ्योरी कहने का मतलब पूरा डिटेल बताएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा और थोड़ा सा साइंस का पार्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ यूज होगा। तो मैथमेटिक्स जिनका अच्छा होगा वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिनका नहीं होगा अच्छा वो समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखो टेक्निकल पेपर है, ये कोई मैथ रीजनिंग GK GS है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल है तो इसमें दो चीज़ यूज होगा, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाके ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, इसमें रुचि डेवलप होगा, अदरवाइज नीरस लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नौकरी की सवाल है, ठीक है। आपको मंजिल तक पहुंचाना है तो आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है। आइए, तो आपको पहले ही बताए थे कि जब हम डीसी सप्लाई देते थे तो आपको बताते थे कि वोल्टेज हम सप्लाई देंगे तभी उसमें करंट आएगा। अब ये बात नहीं आ रहा होगा समझ में बहुत लोग का। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर चर्चा कर दें, हम क्या बताए थे उस दिन कि एक बल्ब है, एक स्विच है, और आप यहाँ से क्या किए हो, 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का बैटरी दे दिए हो। क्या ये बल्ब जल रहा है, कितना वोल्ट है, मान लो कि 12 वोल्ट है, क्या ये बल्ब जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। लो स्विच को क्लोज कर दिए आप, तो जैसा ही क्लोज किए ये ग्लो करने लगा, नहीं मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। यहाँ तो वोल्टेज है ही है, लेकिन फिर भी ये नहीं जल रहा था,
क्यों नहीं जल रहा था? तो यहाँ पर सर्किट खुला हुआ था, स्विच ओपन था, आप स्विच को क्लोज कर दिए। आपके घर में क्या है, पंखा एनी टाइम चलते रहता है, लाइन आ गया पंखा चल रहा है, नहीं ना, आप स्विच देते हो तब ना चलता है। स्विच देने का मतलब क्या हो, सर्किट को क्लोज किए, स्विच को आप बंद कर देते हो तो वहां पर वहां से हट जाता है ना। आ रहा बात समझ में? सबके तो घर में ये चीज है, ये तो प्रैक्टिकली चीज है, इसमें समझने वाली बात क्या है? तो जब ये 12 वोल्ट था, ये ओपन था, करंट नहीं गया। जैसे ही ये हम क्लोज किए तब पता चल गया कि इसमें करंट आ रहा है। करंट आया तभी तो हमारा बल्ब जला। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आप क्या सप्लाई किए, वोल्टेज। सर्किट में वोल्टेज सबसे पहले होगा तभी करंट आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कर दिए। क्लियर हुआ? दोनों का कंपैरिजन देखिए और बात को समझिए। यहाँ पर हम क्या किए, वोल्टेज हमने सप्लाई कर दिया। क्लियर? अब सर्किट क्लोज है तो करंट तो आएगा ही आएगा। अब कैसा करंट आएगा अब उसको देखते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको साइड में लिख लेना आपको समझने के लिए, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए ये हो गया। अब हम मानेंगे कि सर्किट में करंट क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू, है ना, ओम का नियम पढ़े होंगे आप लोग, भी डिवाइड बाई आर। ओम का नियम पढ़े ना 10 क्लास में। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, भी डिवाइड बाई आर। भी इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम से 10 क्लास में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इतना तो आपको मालूम होगा। अब देखिए ये जो वोल्टेज दिए हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसमें सप्लाई किए हैं, सर्किट क्लोज है तो जो करंट चलेगा वो भी इंस्टेंटेनियस चलेगा। क्या चलेगा, इंस्टेंटेनियस। इसलिए जो करंट हम निकाल रहे हैं, देखो स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, इस हम बात को पकड़ना है, समझना है, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइड बाई रेसिस्टेंस। बातें समझ में आ रही है? तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो ये है आपका, तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। बोलिए, यहां तक समझ में आया? अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एम डिवाइड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आ रहा है। अब देखिए यहां पर हमको ये नजर आ रहा है कि वोल्टेज मैक्सिमम लिखा हुआ है और डिवाइड बाई रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, यानी वोल्टेज को रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो करंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज है मैक्सिमम तो करंट भी प्राप्त होगा हमको मैक्सिमम। क्लियर? वोल्टेज है मैक्सिमम तो करंट भी हमको क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम। अब मान के चलिए, ध्यान से देखिए, दूसरी बात हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन आ गया। अब मेरा इच्छा है कि ये जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आया है, यह करंट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम करंट कब देगा, तो मैक्सिमम करंट देने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ वाला डाटा तो सब मैक्सिमम है, इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा ना। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब है कि यदि यह वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमको जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मेरे पास यहाँ पर जगह है, फॉर मैक्सिमम करंट, है ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए तो यही होगा, इसीलिए इसीलिए आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम डिवाइड बाई आर। बात आ रहा समझ में? ये वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज रेसिस्टेंस को डिवाइड किया हुआ है, तो जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसके जगह पर ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको साइड में लिखना है, इन सारी बातों को साइड में लिखना है आपको। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? तो ये आपका आ गया करंट का इक्वेशन। क्या आ गया ये, करंट का इक्वेशन। मतलब ये हो गया कि यदि आप सर्किट में वोल्टेज ये दे रहे हो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो आपको करंट मिलेगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोग गौर से देखिए, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो समझ में आना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ किए नहीं है, ये वोल्टेज का इक्वेशन, यानी वोल्टेज जो सप्लाई किया वो लिख दिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि करंट का वैल्यू जो होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो करंट यहाँ हम यहाँ पर इंस्टंटेनियस रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंस्टंटेनियस वोल्टेज सप्लाई है, तो करंट में हमारा इंस्टंटेनियस ही आएगा, तात्क्षणिक वाला बात बोल रहे हैं। तो वोल्टेज का वैल्यू पुट कर दो, ये डाटा पुट कर दिया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को एक साइड कर दिया, साइन को एक साइड कर दिया। अब आपको मालूम है कि हमारा इच्छा है कि ये करंट का जो इक्वेशन है ना, मैक्सिमम करंट कब देगा। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा आपको, जब ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 1 पे होता है। यानी साइन का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे साइड में कि फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, है ना, साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो जब ये वैल्यू हम 1 पुट कर दिए तो Vm/R बच गया, है ना। तो यहाँ पर से जो करंट दिया वो मैक्सिमम करंट दे दिया। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम सिर्फ Imx पुट कर देंगे। देख लो, ये वोल्टेज, ये रेसिस्टेंस, इसके जगह पे क्या पुट कर दिया, करंट पुट कर दिया। यानी आई का जो इक्वेशन हो गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो दोनों इक्वेशन को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये वोल्टेज है तो वी एम लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी वो उसमें भी था। इसमें करंट लिखे हैं तो आई एम लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है। यानी ये दोनों बात सेम है। वोल्टेज है इक्वेशन में तो वोल्टेज आया है, करंट लिखा हुआ है तो करंट आया है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद सबसे पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे। बातें समझ में आ रही है? मैं रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी होता है ना, टेक्निकल पेपर है। और उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें बगैर देखे हुए हम लोग इसके इफेक्ट को सिर्फ महसूस करते हैं। अब लोग बोलता है कि करंट आ रहा है, तो करंट को कोई देखा नहीं, उसके इफेक्ट को देखा। अच्छा, बल्ब जल गया, करंट है। बल्ब नहीं जल रहा है, करंट नहीं है। अब छू के देखने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसका सजा मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इमेजिंग करके हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट करिए। क्लियर? आगे चले। तो देखिए, इसमें दो चीज देखें आप लोग, अब दोनों को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। पहला कि वोल्टेज इक्वेशन जो था Vm साइन ओमेगा टी, इसके वजह से जो करंट आया आपका Im साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू, यही दोनों आया। तो इस इक्वेशन से देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वोल्टेज है तो वोल्टेज है, करंट है तो करंट है। अब इन दोनों के कारण हम वेव डायग्राम लिखना चाहेंगे, ठीक है। वेव डायग्राम, आइए, उसके बाद फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेजर डायग्राम का। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, सिर्फ अभी समझना है। फेजर डायग्राम, फेजर क्या होता है वो भी समझिए। फेजर कुछ ना, एक रोटेटिंग लाइन है। फेजर के बगल में लिख लेना है कि रोटेटिंग लाइन, घूमता हुआ लाइन, और रोटेटिंग लाइन है। फेजर क्या है भाई, तो एक रोटेटिंग लाइन है। रोटेटिंग लाइन है, ठीक है। फेजर बगल में लिख लो रोटेटिंग लाइन। रोटेटिंग समझ रहे हो ना, फेजर डायग्राम। हमको फेजर डायग्राम शो करना। दो तरह का डायग्राम आएगा आपको, है ना, एक फेजर डायग्राम, एक आएगा वेव डायग्राम। तो अभी तक जो आप लोग देखे थे वो वेव डायग्राम था। अब फेजर डायग्राम क्या होता है वो देखो, तो ये एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइन कैसा रहता है, रोटेटिंग लाइन रहता है। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, विशेष इसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे और ना आपको हम बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ये आवश्यकता की चीज़ नहीं, जितनी आवश्यकता की चीज़ है ना, मैं उतना बताऊंगा जरूर, ध्यान से देखिए। तो किसका फेजर डायग्राम भाई, तो वोल्टेज और करंट का, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, ये वोल्टेज है, ध्यान से देखना है।
इस वोल्टेज इक्वेशन को गौर से देख लीजिए, इस करंट इक्वेशन को गौर से देख लीजिए। यदि दोनों इक्वेशन मालूम है तो आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं, किसी का भी। मशीन में भर भर के फेजर डायग्राम आएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं तो सब क्वेश्चन रट्टा मारना पड़ेगा आपको। हम यही बता दे रहे हैं, अभी जब यहाँ पर समझा रहे हैं तो बढ़िया से समझिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्त तरीका से माइंड में हिट कर जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि सब क्वेश्चन रटिएगा, ये भुलाइएगा वो याद होगा, वो भुलाइएगा वो याद होगा, ऐसे हो जाएगा कन्फ्यूजन। जब इसको समझ जाइएगा ना तो आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे 1000 क्वेश्चन उत्पन्न भी होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वोल्टेज का इक्वेशन करंट का इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर गौर से देख लीजिए, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज जिस एक्सिस पर होगा ना उसी एक्सिस पर करंट भी होगा, याद रखना। जिस एक्सिस पर वोल्टेज है उसी एक्सिस पर करंट, मैंने दोनों साथे चल रहा है। कैसे पता किए कि साथे चल रहा है? तो दोनों के इक्वेशन से पता किए हम, है ना। साइन ओमेगा टी वहां भी लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए अभी थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा टाइप का, लेकिन जैसा ही हम इंडक्टिव सर्किट आएंगे तो ये वाला बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना। तो फेजर डायग्राम बस एक लाइन याद रखना कि इस एक्सिस पर वोल्टेज को रखें, इसी एक्सिस पर करंट होगा। क्यों होगा भैया? तो दोनों में कोई एंगल में डिफरेंस नहीं है। अब आइए वेव डायग्राम, अब हम बात करेंगे वेव डायग्राम का। नेक्स्ट आइए वेव डायग्राम। दो दो डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम में आइए। ये आपका ओमेगा टी है। ये हो गया सपोज वोल्टेज का, ये हो गया वोल्टेज का, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का हम लिखे हैं ये आपका करंट का, आई का। इस एक्सिस पर हम लिख देंगे कि वोल्टेज भी है, इसी एक्सिस पर हमारा करंट भी है, एक ही है ना। इससे यह पता चल रहा है कि दोनों डायग्राम जो देख रहे हैं, जिसको हम वेव डायग्राम, इसको लिखिए, इसको समझिए, अपने भाषा में लिखना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको अपने भाषा में नोट करते चलना, ठीक है। ये फुल्ली मैथमेटिक्स चैप्टर है, और मशीन में पूरा फुल्ली मैथमेटिक्स आएगा। मशीन रटने की चीज़ नहीं है, पावर सिस्टम रटने की चीज़ नहीं है, पूरा इंजीनियरिंग पेपर रटने की चीज़ नहीं है, बस सीधा सीधी मैथमेटिक्स थोड़ा आना चाहिए और समझने का चीज़ है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखिए, यह देख रहे हैं क्या कि वोल्टेज का वेव और करंट का वेव, यानी कि वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हुआ था, करंट भी जीरो से स्टार्ट हुआ। दोनों जिस समय मैक्सिमम हुआ है करंट, उस समय वोल्टेज भी मैक्सिमम है। फिर दोनों एक साथ जीरो हुआ, फिर दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, फिर एक साथ जीरो हो रहा है। पॉजिटिव मैक्सिमम भी एक साथ हो रहा है और नेगेटिव मैक्सिमम भी, मैंने दोनों साथ साथ चल रहा है, हम साथ साथ हैं। कोई भी मुश्किल आ जाए हम अलग होने वाले नहीं हैं, है ना। ये एक बेहतरीन जीवन साथी है वोल्टेज और करंट, लेकिन कहाँ पे? तो सिर्फ रेसिस्टेंस के पास, अदर के पास नहीं है। अदर के पास क्या होगा वो अभी हलचल होगा, देखेंगे हम लोग। यही देखिए, यही हम लिखे हैं, वोल्टेज और करंट एक ही साथ है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे, ये नोट लिखना है, यही सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जो अभी लिख रहा है, पहला नोट ये लिखना है कि वोल्टेज एंड करेंट, एंड करेंट, वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज, आर इन फेज, मतलब एक ही फेज में है। इन फेज, आउट फेज नहीं हुआ है, इन फेज, साथ साथ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। एंगल है जो क्या हो गया? एंगल हो गया 0 डिग्री। एंगल क्या होता है ध्यान से देखना, ये वोल्टेज है, अब यहाँ से करंट उठ के थोड़ा सा ऐसे हो जाता, या फिर करंट यहाँ हो जाता, तब दोनों के बीच में कुछ एंगल फॉर्मेशन हो जाता। मान के चलो करंट यहाँ पर आ गया, मान के चलो करंट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ के बीच में कुछ एंगल होगा ना। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है। किसके वजह से नहीं हो रहा है? तो रेसिस्टेंस के वजह से नहीं हो रहा।
चलिए, तो ये हो गया फेज एंगल, इसको लिख लेना, ये क्या है, फेज एंगल। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। यहाँ पर बगल में लिख दो फेज एंगल। है ना, फेज का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये दो तीन बातें याद रखना है। वोल्टेज करंट साथ साथ चलता है रेसिस्टिव सर्किट में, वोल्टेज करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है रेसिस्टिव सर्किट में। इसका फेजर डायग्राम ये हो गया। फेजर डायग्राम का मतलब एक लाइन का डायग्राम, और ये हो गया आपका वेव डायग्राम। इन दोनों देख लीजिए आप अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि रेसिस्टिव सर्किट में, यही हमारा रेसिस्टिव सर्किट था, इसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई किया, जब करंट आया, तो करंट का बिहेवियर और वोल्टेज का बिहेवियर हम दोनों देख लिए। अब हम देखना चाहेंगे इसमें पावर का बिहेवियर क्या होगा। है ना, यही तीन चीज सीखना है आपको, वोल्टेज करंट और पावर। आइए, हेडिंग लगाएंगे पावर। पावर, देखिए, पावर डायग्राम। आपको एक डायग्राम ही बना के सिखा देते हैं कि पावर को कैसे समझना होता है। सभी लोग, लड़के लोग रट के, सीधा रट के बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। है ना, डीपली उनको कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर गलत होने का संभावना मैक्सिमम होता है। तो पावर डायग्राम से हम लोग पावर सीखेंगे। सारे कुछ आपके सामने एकदम खोल कर रख देंगे मशीन को, मैथमेटिक्स अप्लाइड करके। रटने का सवाल ही नहीं है। बहुत बच्चे को देखते हैं बुक ले लिया रट रहा है, सुबह शाम कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो देखिए पावर डायग्राम से हम लोग पावर सीखेंगे, पावर है क्या और पावर होता क्या है। ठीक है, आइए। बहुत इंटरेस्ट लगने वाला है। ओमेगा टी, रेसिस्टिव सर्किट है, ये हो गया करंट, सॉरी वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट। ऊपर वाला वोल्टेज, नीचे वाला करंट। ठीक है, आप अपने तरीका से थोड़ा सा बना लीजिएगा ना, दोनों देखो 0 1 पर होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर हो गया, आप समझिएगा बातों को। ठीक है, हम बात क्या किए पावर का, हम बात क्या किए पावर का। इस एक्सिस पर हम वोल्टेज रखे हैं, इस एक्सिस पर करंट रखे हैं, और इसी एक्सिस पर हम पावर भी खींचने वाले हैं, वीआईपी। है ना, वोल्टेज करंट पावर, ये हुआ, ये वीआईपी मत समझना दूसरा चीज। तो अब देखिए, आपको मालूम है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर वाले एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और इसके नीचे को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उजला वाला लाइनिंग है वो वोल्टेज को शो कर रहा है, ये उजला वाला लाइनिंग किसको शो कर रहा है, वोल्टेज को। और पीला वाला जो लाइनिंग है ये किसको, करेंट को। आई, आ रहा समझ में, ये किसको शो कर रहा है, करेंट को। और ये उजला वाला किसको शो कर रहा है भाई, तो वोल्टेज को। क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज भी पॉजिटिव एक्सिस पे है, करंट भी पॉजिटिव एक्सिस पर है। तो आपको मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि पावर का जो फार्मूला होता है V इंटू आई होता है, वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक यही पढ़े हैं, लेकिन आगे इसमें कुछ और हम अभी जस्ट जोड़ने वाले हैं। है ना, क्या होता है, तो देखिए, वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको पावर मिलेगा। है ना, तो वोल्टेज का एक्सिस वेव और करंट का वेव है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये जब प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग तो पॉजिटिव में होगा। इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में होगा, तो ये इस प्रकार से हो। आया समझ में।
पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे तो ये जो पीला वाला आया, ध्यान से देखो, अब मैं थोड़ा सा कलर बाई कलर लिखेंगे ना तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। वोल्टेज, करेंट, ठीक है, तीनों लेटर से हम अलग अलग लिख दिए हैं कलर से। आप भी अलग अलग पेन यूज करके कलर बना लीजिएगा तो आपके लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो एक ही कलर से रहेगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हमको पावर मिल रहा है ये मैक्सिमम को टच कर गया है ना, थोड़ा सा और ऊपर होगा कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर मिला। ये क्या मिला हमको? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगा हमको? मैक्सिमम वोल्टेज को मैक्सिमम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम पावर मिलेगा। लेकिन हम जो पावर यूज करते हैं वो मैक्सिमम पावर नहीं होता है, वो क्या होता है? एवरेज एक्टिव पावर होता है। क्या होता है? एवरेज एक्टिव पावर। आज से सीखो, बहुत कुछ तुम लोग गड़बड़ सड़बड़ सीखे हो, लेकिन आज से हम सीधा सिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। एवरेज एक्टिव पावर, Vm Im डिवाइड बाई 2। हम देखेंगे सारे कुछ को, अभी हम बस इतना लिखाएं आपको, लिखे। क्यों हम ऐसा बोले? तो एसी करंट है ना, टाइम टू टाइम चेंजिंग हो रहा है ना, तो एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा ना फ्लो करता है। हम अभी ना समझाए थे पिछले क्लास में आपको कि मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो जो आपके घर में सप्लाई हो रहा है ना 220 वोल्ट पे, 230 वोल्ट पे, जो भी वोल्टेज आपके पास आ रहा है, जो सप्लाई हो रहा है, आरएमएस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। हम पूछ सकते हैं ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वोल्टेज का, करंट का, वो कौन सा वैल्यू आ रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है कि आरएमएस वोल्टेज आ रहा है कि एवरेज वोल्टेज आ रहा है? तो आपको बोलना होगा कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 230 वोल्ट, वो हमारा आरएमएस वोल्टेज है। या करंट का चर्चा करेगा तो आरएमएस करंट। समझ गई? अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे पावर का। तो ये जो पावर निकलेगा इंस्टैन्टेनियस पावर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशन में हम अभी देखे थे, इसका जस्ट जो इक्वेशन हम लोग देखे वोल्टेज का और करंट का, देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है। कैसा वोल्टेज है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है, इंस्टैन्टेनियस करंट है ना। यहाँ पर ना मैक्सिमम लिखा हुआ है, इंस्टैन्टेनियस है। तो इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तभी तुमको पावर मिलेगा। तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट हम कर दिए, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, इंस्टैन्टेनियस करंट को, तो जो पावर मिलेगा वो भी हमारा इंस्टैन्टेनियस मिलेगा। तो अब इसको प्रोडक्ट करो, गुना करो। तो वोल्टेज का क्या था? Vm साइन ओमेगा टी, Im पावर समझिए, Im साइन ओमेगा टी। तो Im Vm, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, साइन स्क्वायर थीटा को, ओमेगा टी दैट मीन्स यहाँ पर थीटा है। जो देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होगा, हम पहले ही बोल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक तो ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं आया था, लेकिन अब आएगा, ध्यान से देखना है। Im Vm, और साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई 2। पढ़े हैं आप लोग? ये फार्मूला पढ़े हुए हैं? जरूर पढ़े होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनको ये याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये पूरा ओमेगा टी है ना, इसको हम पूरा थीटा समझ रहे हैं, तो थीटा डिवाइड बाई 2। अब इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, क्या आ जाएगा? Vm Im डिवाइड बाई 2 माइनस Pm Im कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो आप देख रहे हैं कि पावर यहाँ पर दो भाग में ब्रेक हो गया। अब इसमें बताओ, इसमें कॉस या साइन कुछ लगा हुआ है? नहीं, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें कॉस लग गया है,
देखो COS कॉस है ना, कॉस थीटा जिसको बोलते हैं। यानी यहाँ पे ये वैरी करेगा, समय के साथ साथ ये वैरी करेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल पावर या फ्लक्चुएशन पावर, यहाँ से फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। पावर दो भाग में ब्रेक हो रहा है, बात आ रहा है समझ में। देखो एसी में कितना खेला होता है, डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एसी आने से ये सब होता है, ठीक है। तो देखिए आप जो अभी इक्वेशन देखे, P इज इक्वल टू क्या आ गया, तो VM डिवाइड बाई 2, VM डिवाइड बाई 2 माइनस VM cos 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाई 2। ये हो गया कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट। ये हो गया फ्लक्चुएशन पार्ट, फ्लक्चुएटिंग पार्ट है ना, या वेरिएबल पार्ट जो भी कहो, यही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब ध्यान से देखना, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, साइन का ऐसे होता है। साइन कॉस आप लोग पढ़े होंगे, साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ। तो ये वाला पार्ट जो है फुल साइकिल का हम बात करेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं जी, ये जो पावर होता है ना, याद रखना, ये जो पावर होता है, ये P जो लिखे हैं एक्टिव एवरेज पावर, याद रखना, कभी भी इसको मिस्टेक नहीं करना। आज से सीख लो, जो पावर आप लोग बार बार फार्मूला पढ़े हो, बार बार लिखते हो, वह कौन सा पावर है, तो एवरेज एक्टिव पावर, एकदम नोट करके लिखिए, है ना। ये जो है एवरेज, ध्यान से देखो, एवरेज एक्टिव पावर क्या बोलेंगे इसको, एवरेज, एवरेज एक्टिव पावर, कहीं पर नोट करके लिख लीजिए आप लोग। जब भी पावर बोलते हैं, P इक्वल टू फार्मूला बोलते हैं ना, P इक्वल टू VI, वो P क्या है, तो एक्टिव पावर है। पावर भी अभी आगे आगे हम लोग आएंगे तो देखेंगे, तीन भाग में वो ब्रेक होगा, एक्टिव, अप्रेंट, है ना, और रिएक्टिव। आगे चलेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर एवरेज छुपा हुआ रहता है, सिर्फ P आप लोग पढ़ते हैं, पावर P, लेकिन एवरेज एक्टिव पावर होता है। क्या होता है, एवरेज एक्टिव पावर। आइए, तो ये वाला टर्म जो है, फुल साइकिल का हम बात करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, VM डिवाइड बाई 2। ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर लिख लीजिए, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल कॉस 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फुल साइकिल के लिए वो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मान के चलिए कि ये गला फंस गया। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये साइन का वेव है। आपको एवरेज वैल्यू बताए थे हम, तो साइन का जो पूरे होल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। जितना एरिया पॉजिटिव कवर किया उतना ही एरिया निगेटिव में कवर किया, तो होल साइकिल की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जो हम एवरेज वैल्यू आपको पढ़ाए, आई एवरेज या भी एवरेज वैल्यू बोले थे ना, 0.636 इंटू आई मैक्स, या 0.636 इंटू वी मैक्स, इंटू वी मैक्स। यह जो एवरेज वैल्यू हम लिखे हैं, ये हाफ साइकिल का लिखे हैं। साइन वेव में हम पढ़ाए थे आपको, हाफ वेव में भी पढ़ाए थे, फुल वेव में, तो आधा साइकिल का कंसिडर किया गया है।
आधा साइकिल पे ये वैल्यू निकाला गया, ठीक है। होल साइकिल का बात करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, होल साइकिल की बात करेंगे तो जीरो होगा एवरेज वैल्यू, याद रखना। तो नोट करिए, साइड में कहीं कहीं लिखिए आप लोग, छोटा छोटा चीज है लेकिन ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो होल साइकिल पे हम लोग नहीं वर्क कर रहे हैं, होल साइकिल जैसा ही हम लोग लेंगे तो जीरो हो जाएगा, एवरेज वैल्यू के बात को समझना है। तो उसी प्रकार से हम होल साइकिल की बात करेंगे कॉस वाला का भी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली फार्मूला आपका ये होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे वी एम, इस दो को हम लोग लिख सकते हैं √2 आई एम डिवाइड बाई √2, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे दो आएगा, अलग अलग लिख दिए। आप देखिए मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज, बोलिए, इनटू यहाँ जो करंट लिखा हुआ है ये आपका आरएमएस करंट है, बोलिए, समझ में आ रहा। तो यहाँ जो पावर आपको मिला, एवरेज एक्टिव पावर मिला, ये मिला वोल्टेज इनटू करेंट। अभी तक तो डीसी में ही पढ़ते आए थे आप लोग। गला फंस रहा है मेरा। देखिए अभी तक तो आप लोग यही पढ़ते आए कि पावर का फार्मूला वोल्टेज गुना करंट मल्टीप्लाई करो पावर मिल गया। अब हम बात करेंगे उसमें जो वोल्टेज यूज किए, कौन सा वोल्टेज यूज किए, है ना। तो जब एसी पढ़ रहे हैं तो जो वोल्टेज यूज हो रहा है आरएमएस वोल्टेज है, जो करंट यूज हो रहा है आरएमएस करंट यूज हो रहा है। तो ये मत कह देना कि ये दोनों आरएमएस होता है सर तो ये भी आरएमएस पावर होगा, नहीं, ये सब गलत बात। जो पावर निकाले ना एवरेज पावर आया, एक्टिव पावर, ठीक है। तो आपको प्रश्न जब एसी का आएगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट देता है कि पूछ देगा कि पावर निकालिए एसी सर्किट में, अब वोल्टेज मैक्सिमम दे देगा करंट भी मैक्सिमम दे देगा, तो आप तो जल्दी से गुना कर दिए दोनों को। अब बोले कि हम निकाल के आए एग्जाम हॉल से बाहर और ऑप्शन भी सही मिलेगा, सर हम तो बना के आए हैं, लेकिन गलत हो गया, वहाँ मैक्सिमम वोल्टेज दिया है, वहाँ मैक्सिमम करंट दिया है, वो दोनों को तुम आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट में बदलो और तब दोनों को प्रोडक्ट करो, तब जाके तुम्हारा पावर सही आएगा। आ रहा समझ में, तो ये सारा कुछ मिस्टेक होता है बच्चे लोग से। तो जब आप ये क्लास देख लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। बस सिर्फ क्लास को अच्छा से बात करिए आप लोग, है ना, एक भी क्लास नहीं मिस करिएगा, तो आपका पूरा का पूरा थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाएगा एकदम मज़ेदार ढंग से, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम को पास करिए, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा टेक्निकल पेपर आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बस उसी की बात कर रहे हैं। ऐसे तो जब अब रेलवे का बैच आएगा तो अलग देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी हम पावर होल्डिंग पे कंसिडर किए हैं। यहाँ से कम 100 बच्चा का कम से कम सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, है ना। पिछले बार भी हम पढ़ाए थे, उसमें तो ऑफलाइन बैच चल रहा था, ऑनलाइन नहीं, है ना। वो 2018 में हम पढ़ाए थे, 2-3 कोचिंग में जाके पढ़ाए थे, है ना, टेक्निकल पेपर। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, जस्ट फिर वो बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ वो टेक्नीशियन में चले गए, बहुत सारे बच्चे फिर एएलपी में चले गए, वो लगातार तीनों एग्जाम था, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से सब पढ़े थे, तो अब फिर मौका मिला है आप लोग को, अब तो बड़े प्लेटफॉर्म पे है तो आपको अब यहाँ से बहुत बच्चे लाभान्वित हो सकते। तो ये याद रखना है, आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमको पावर मिल जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पावर मिला है आपको, यहाँ पर जो पावर मिला है आपको, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट दो से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, समझ में आ रहा। तो थोड़ा सा हम और आएंगे और आपको पावर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। एवरेज पावर में क्या देखें, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट को गुना करो तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा, और दो से डिवाइड कर दो एवरेज पावर मिल जाए। सारा फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, एसी पढ़ रहे हैं इसीलिए तो। अभी तो ये मैंने ये सिंपल चल रहा है, जब 3 फेज आएगा तो और दिमाग का फेज आपका उड़ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आइए, दो चीज यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 2 ओमेगा टी आया है, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ। यदि हम यहाँ 2 लगा रहे हैं तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ जाएगा हम,
तो पहले से है ही है, दो एक और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दो ओमेगा लिखने का मतलब हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स है, दुगना है। क्या है, दुगना है। एक ऑब्जेक्टिव आता है बार बार कि पावर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। ये ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव हम यहीं से सोल्व करवा देंगे आपको, एकदम खटाखट सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि वोल्टेज जो आपको सप्लाई किया गया आपके घर में 230 वोल्ट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखता है 50 हर्ट्ज पे, है ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख देगा। तो करेंट आया 10 एम्पियर 50 हर्ट्ज पे, तब बोलेगा कि पावर फ्रीक्वेंसी बताइए, पावर का फ्रीक्वेंसी बताइए। क्या पूछेगा, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया आपके घर में, है ना, तो कुछ करंट चल रहा है, लो भैया मान लो 10 एम्पियर आया 50 हर्ट्ज पे, तो कहेगा पावर बताओ तो क्या हो रहा है, पावर फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी, पावर नहीं पूछेगा, पावर फ्रीक्वेंसी पूछेगा। पावर, पावर फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया कि पावर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बताइए। तब पावर का फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होता है। अब देखो तुम यहां से देख के मत बता देना, याद रखना, पावर फ्रीक्वेंसी जब भी पूछेगा आपसे तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये पार्ट जीरो हुआ है लेकिन फ्रीक्वेंसी को डबल करके जीरो हुआ है। जब हम इंडक्टिव सर्किट देखेंगे, कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे, वहाँ पे और स्पष्ट पता चलता है, उसमें दो भाग में ब्रेक नहीं होता, एक ही भाग होता है पावर। यहाँ दो भाग में ब्रेक हुआ ना, एक कांस्टेंट भाग एक फ्लक्चुएशन भाग, में एक ही भाग आता है, याद रखना है। स्पेशल आपसे रेसिस्टिव सर्किट ना बोल के, कैपेसिटिव ना बोल के, इंडक्टिव ना बोल के, सीधा बोलेगा कि एसी का पावर फ्रीक्वेंसी बताइए, यदि वोल्टेज हम इतना सप्लाई कर रहे हैं तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, इसको तुरंत डबल करके टिक मार दीजिएगा, कोई न्यूमेरिकल बना नहीं कर सकता। मैं अभी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, एक भी न्यूमेरिकल में नहीं। थोड़ा बहुत पेन उठाना पड़ेगा तो बहुत है, नहीं तो बगैर पेन उठाए आपका न्यूमेरिकल बनेगा। जो आपके लेवल में पूछता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बहुत क्वेश्चन में ठीक है हमको पेन उठाना पड़ जाए। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे ही हम देख लेंगे पावर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यानी कि दुगना हो रहा है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो पावर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नोट पॉइंट में कहीं आप लोग लिख लीजिए कि पावर फ्रीक्वेंसी, है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दुगना होता है, ऐसे लिख लीजिए। पावर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 2 टाइम्स, यानी डबल होता है। क्लियर हुआ। तो ये पावर का कहानी था, ये पावर का कहानी था, तो इसीलिए हम यहाँ पर पावर का वेव बना दिए, इसको बोल दिए वेव पावर, है ना। देखो मैक्सिमम वोल्टेज को मैक्सिमम करंट से मल्टीप्लाई किए हो तो मैक्सिमम पावर मिला, देखो ये एक्सिस को छू रहा है ना मैक्सिमम को, लेकिन हमको ये नहीं यूज होता, हमको क्या यूज होता है, हमारे पास जो पावर आता है ना वो एवरेज एक्टिव पावर होता है। इसलिए एक्टिव एवरेज की बात करेंगे तो ये वाला होगा VmIm/2, अभी लिखे थे ना, VmIm, देखो VmIm/2 को और नीचे करके ब्रेक किए, एग्जैक्ट फार्मूला ये है, ये VVI फार्मूला, इसको याद रखना है। क्लियर। तो इस डायग्राम को देखिए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पावर क्या है, पावर कैसे निकालते हैं। क्लियर, नोट करिए फटाफट। क्लियर हो गया। तो आपको हम सिर्फ एक सर्किट अभी बताए, क्या बताए, एक सर्किट, ये कि एसी सप्लाई कर रहे हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, तो आप देख लिए कि क्या वोल्टेज हुआ, क्या करंट हुआ। ध्यान से देखो, एसी सप्लाई किए हो रेसिस्टिव सर्किट में, तो क्या वोल्टेज था, क्या करंट आया, इसके कारण से क्या हमारा फेजर डायग्राम हुआ, क्या हमारा वेव डायग्राम हुआ, क्या हमारा एंगल आया, ये कुछ समझ गया। इसके बाद हम देख लिए कि इस सर्किट में क्या पावर हुआ, पावर का डायग्राम क्या हुआ, और इन सारे डायग्राम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएंगे। ये आपका पावर हो गया। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो बताए। तो आज हम सिर्फ एक ही सर्किट में इतने सारे कॉन्सेप्ट को सीखे। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इंडक्टिव सर्किट का बात करेंगे, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चले। क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखें, फीडबैक अपना जरूर दें, हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।